स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए तैयारियां अभी से तेज हो गई। 2024 के बाद लगातार कई राज्यों के चुनाव जीतकर बीजेपी फुल फॉर्म में है। अखिलेश यादव उन्हीं सारे चुनावों से सबक लेकर नई स्ट्रैटेजी बनाने में लगे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जो डर गया वो मर गया, तो अखिलेश यादव बता रहे हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाओगे। कांग्रेस का अभी कोई फाइनल ठिकाना नहीं दिख रहा। योगी आदित्यनाथ माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाला अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। बता रहे हैं कि जनता जनार्दन को जिसने भी आंख दिखाई वो यमराज के घर सिधार गया। बात प्रभु श्री राम की भी हो रही है। योगी अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ हिंदुत्व की पिच को भी साध रहे हैं। बार बार ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कितनी राम विरोधी है। सीएम योगी हर समस्या का समाधान देने की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव को यूपी में सिर्फ समस्या ही समस्या नजर आ रही है। बिजली कटौती से लेकर आरक्षण तक हर मसले पर अखिलेश यादव सरकार को घेर रहे हैं, तो साथ ही साथ सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर भी अखिलेश निकल पड़े हैं। कांग्रेस अपनी सीटें गिन रही है, कितनी मिलेगी, कौन देगा, ये समझ में नहीं आ रहा। अखिलेश कह रहे हैं सीट नहीं जीत जरूरी है, तो कांग्रेस मायावती का बंद पड़ा दरवाजा भी खटखटा रही है। कुल मिलाकर 27 का माहौल अभी से टाइट दिख रहा है। सवाल है कि यूपी के इम्तिहान से कौन डर रहा है। सवाल यह भी कि डर के आगे किसकी जीत होगी। आज इसी पर करेंगे मुकाबला। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं और लाइव जनता भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में। एक बार तालियों के साथ अपना स्वागत कर लीजिए। हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। करण वर्मा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। मनोज काका जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। और शादाब चौहान जी हमारे साथ हैं, नेता AIMIM, तालियों के साथ शादाब जी का भी स्वागत कीजिए। मैं प्रदीप भंडारी जी आपसे शुरुआत कर रही हूँ। कौन है यूपी में जो डर रहा है और जिसकी मरने की आशंका आपको सता रही है? हर माफिया उत्तर प्रदेश में डर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुख्तार अंसारी का टाटा बाय बाय हो गया, अतीक अहमद का टाटा बाय बाय हो गया, इसीलिए हर माफिया घबरा रहा है, डर रहा है उसकी कामयाबी। हर वो व्यक्ति डर रहा है जो भ्रष्टाचार करता है, और हर वो व्यक्ति डर रहा है जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी शासनकाल के अंदर छात्रों के साथ में अन्याय करता था। आज स्थिति क्या उत्तर प्रदेश की, प्राची जी? आज स्थिति उत्तर प्रदेश की यह है कि उत्तर प्रदेश का जो पर कैप जीएसडीपी था वो 12 लाख करोड़ से बढ़कर 27 लाख करोड़ हो गया। पर कैपिटा इनकम जो है 52,000 से बढ़ के 93,000 हो गई। टोटल एवरेज ग्रोथ रेट बढ़कर 11% हो गया, जो देश के टॉप 3 राज्यों में आता है। तो हर वो व्यक्ति जो परिवारवादी है, जिसके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं, जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जो अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने नहीं गए, हर हिंदू विरोधी डर रहा है, हर सनातन विरोधी डर रहा है, जिसकी राजनीति सिर्फ जाति में, और जाति मतलब सिर्फ हिंदू जाति को बांटने में होती थी, हर वो व्यक्ति डर रहा है। हर वो व्यक्ति भी डर रहा है जो अपने वोट बैंक के लिए आतंकवादियों के केस इलाहाबाद हाईकोर्ट से वापस लेता था, जो 84 कोसी परिक्रमा को रोक लगा देता था, जो साधु संतों के ऊपर लाठी चलाता था, जिसके समय में छात्र सिर्फ एक ही जाति से पुलिस थाने में भर्ती होते थे, हर वो व्यक्ति डर रहा है। हम 300 से ज्यादा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में आएंगे, और मैं कहता हूं हर उस गुनहगार को डरना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का शासनकाल है। जो डरेगा, जो कानून हाथ में लेगा, उसमें बुलडोजर चलेगा। जिसे डरा हुआ बता रहे हैं, उसी डरे हुए व्यक्ति ने 2024 में आप लोगों के दांत खट्टे किए हैं ना, अपने पीडीए फॉर्मूले को हिट बताया है ना, अपने 2024 की जीत के कॉन्फिडेंस को लेकर ही समाजवादी वाले आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, राजनीति में ब्लैक स्वॉन इवेंट कभी कभी हो जाता है, हम उससे गलती से सीखे। उस बाइपोल के बाद में इनकी मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स तक में हमने हराया, तो इनके घमंड जो एक बार इनके सर पे चढ़ा था, उसको जनता ने बाइपोल में चूर चूर किया। तो सिस्टम का दुरुपयोग किया ना आपने। तो फिर सिस्टम का दुरुपयोग अगर किया तो हम तो लोकसभा में भी कर सकते थे, ऐसे ही तो हम केरला में भी कर सकते थे। केरला में आपने राहुल गांधी की ट्वीट नहीं देखी? केसी वेणुगोपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वी सतीशन जी जो मुस्लिम लीग की पार्टी के लोग हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर हमने वहां पे क्यों नहीं किया? दरअसल दिक्कत ये प्राची जी, हम जनता की जो भी मैंडेट होता है उसको हाथ जोड़कर स्वीकारते हैं। ये लोग वोट बैंक वाले लोग हैं, इनकी समस्या ये है कि ये देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक रूप से सत्ता में नहीं आ रहे, इसीलिए कभी किसी दूसरी बी टीम को लाएंगे, कभी सी टीम को लाएंगे, पर अभी तक इन्होंने अपना विकास का एजेंडा। मैं आपसे पूछता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव का युवा यहां पे, एक बार बताइए अखिलेश यादव ने कभी कुछ बयान दिया हो कि उत्तर प्रदेश के लिए वो क्या करने वाले हैं?
किसी ने सुना है कुछ कि अखिलेश यादव जीडीपी को डबल करेंगे, पर कैपिटा सरकार इनकम को आने डबल के बाद करेंगे? 90 दिनों का पूरा एजेंडा बता रहे हैं अखिलेश यादव। आप पूछिए ना युवा से, किसी को पता है? अखिलेश सिर्फ जाने जाते हैं इस काम के लिए। 90 दिन में क्या ये करेंगे अखिलेश जी का अखिलेश यादव वो बता रहे हैं। नहीं, ये इनका एजेंडा। मजारों में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, पर अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के अरे मंदिर बना रहे हैं भाई, इटावा में मंदिर बना रहे हैं, केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं। अब तो ये इल्जाम लगाना छोड़ दीजिए। चुनावी हिंदू है भाई, चुनाव अभी पास में आए ना तो थोड़ा थोड़ा मंदिर देखेंगे। मनोज काका जी, तब भी कम से कम चुनाव आ रहा है, अयोध्या के मंदिर के दर्शन तो अच्छा मैं पूछ लेती हूँ मनोज काका जी, क्या डरे हुए हैं आप लोग? किस बात का डर लग रहा है उत्तर प्रदेश में? साक्षी जी बहुत प्राची जी मुझे बहुत अच्छा लगा। साथी ने बड़ा ओजपूर्ण बात कही और बड़ा ओज दिखा उनके बाणी में। बस उनसे मैं इतना कहना चाहूँगा कि सड़क पर लिखे हुए सैकड़ों नारे ना देख, जमीन तू देख, आसमान के तारे ना देख। हम उसी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इन्होंने कहा कि कौन डरा हुआ है, योगी आदित्यनाथ का जो सवाल है। और मुझे खुशी है प्राची कि आपने हमारे नेता का जो विमर्श था उसको आपने उठाया। दुनिया का सबसे बेहतरीन मंदिर देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ का केदारेश्वर मंदिर बन रहा है और वो जो शिव शक्ति रेखा है धरती की उस पर बन रहा है। और आपको भी, आप सबको आमंत्रित हम कर रहे हैं कि आप आइए, देवाधिदेव का दर्शन करिए। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में तो हमने, आपने सबने सुना है कि हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापी राम है। तो हमको मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श भी पता है, उनकी मर्यादा भी पता है। लेकिन उन लोगों से सवाल जरूर किया जाएगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लेकर के और आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी कर लेंगे। सवाल आया इलेक्शन का कि ये इलेक्शन कितना फेयर होता है। हमने नहीं, समाजवादी पार्टी ने नहीं, साथी को थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। बहुत उत्सुकता में क्या है ना कि वो जो बात है कि क्या बोले, वो कहावत मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी देश के सर्वोच्च न्यायालय के 2 जजों का, दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा का बयान आया है कि जब देश में चुनाव आयुक्तों का ही चयन निष्पक्ष नहीं होगा तो देश के चुनाव आयुक्तों, देश के निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कैसे करी जा सकती है। यह देश के सर्वोच्च न्यायालय का वर्डिक्ट है और अभी 3 ही 4 दिन पहले का आया है, उसका अध्ययन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या बनाया ये सुनिए। जिस बनारस से इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सांसद हैं, वहीं का एक अपराधी एमएलसी है। उसका अपराध नहीं दिखता योगी आदित्यनाथ जी को। आज की घटना बता रहे हैं, मथुरा में योगेश्वर भगवान कृष्ण की धरती पर दलितों की, 2 सगी बहनों की दलितों की बारात को वहां के अपराधियों और गुंडों ने मार करके उसे घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, बारात नहीं आने दिया। योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर कहां? उत्तर प्रदेश में 2 बजे रात में हाथरस में बेटी जला दी गई। यहीं आपके बगल मेरठ में एक दलित बेटी का अपहरण किया गया और उसकी मां की हत्या कर ली गई। अभी कुछ ही दिन पहले गाजीपुर में एक विश्वकर्मा समाज के बेटी के साथ क्या हुआ और कितना अच्छा दिन आया है। ये हमने सबने, जो आपके दर्शक बैठे हैं, जो माताएं बहनें बैठी हैं, क्या ये नहीं देख पा रही होंगी? अब 55 रुपया का डीजल पेट्रोल से अच्छा दिन नहीं था, मैं तो अब कह 100 रही रुपया हूं से अच्छा मनोज दिन है। काका तो जी, उसको मैंने यही स्वीकारिए। कहा कि अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में सिर्फ समस्या ही समस्या नजर आती है, योगी आदित्यनाथ समाधान की बात करते हैं। आपने मंदिर का जिक्र किया, अच्छी बात है, आप महादेव का मंदिर बना रहे हैं, लेकिन राम जी से क्या बैर है? जाइए ना, राम जी के दर पर भी जाकर मत्था टेक आइए। राम थोड़ी ना प्रदीप भंडारी जी के हैं, आपके भी हैं। प्राची जी, ये धार्मिक मंच नहीं है, लेकिन आपको मैं कह दूं, मुझे अभी मैंने केदारेश्वर मंदिर का जिक्र किया तो आपने मुझे धन्यवाद दिया, राम जी का जिक्र किया तो ये धार्मिक मंच नहीं है। नहीं, सुनिए, तो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मुझे अभी अगर पढ़ना होगा तो मैं घड़ी में देखेंगे और 2 मिनट के अंदर मैं हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक सब पढ़ सकता हूं। नहीं पढ़ पाएंगे, कहिए तो शुरू कर दूं। नहीं पढ़ पाएंगे साथी, ये समझिए। मुझे सारी चौपाइयां सुंदर कांड से लेके बाल कांड की याद होंगी, लेकिन राम का आदर्श यही है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लेंगे और बीप कंपनियों से चंदा ले लेंगे, उनके चंदे से चोरी कर लेंगे। और उन राम जी के दरबार में जाने से परहेज क्यों है? राम जी के दरबार में जाने से परहेज क्यों है? जब राम जी के आदर्श को आप आत्मसात करते हैं, दिक्कत कहाँ है? जाइए और मत्था टेक कर आ जाइए। हर व्यक्ति एक संकल्प लेता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और देवाधिदेव में अगर उन्होंने संकल्प लिया है कि हम महादेव के दर्शन करेंगे, राम जी के नहीं करेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का प्रदीप जी सबका एक बस ओपनिंग रिमार्क। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ उन लोगों से क्यों डर रहे हैं जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में 18 आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, जवाब दें करण वर्मा जी। समस्या ही समस्या। अब आप मनोज जी अपनी बारी का इंतजार, ये शो बहुत लंबा है, ये शो बहुत लंबा है, सारे
मुद्दे उठाइएगा, लेकिन एक एक करके उठाइएगा ना, एक बार में नहीं। अभी आपने मुझसे कहा कि ये धार्मिक मंच नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक मंच भी नहीं है ना। एक बार में नहीं अपनी तकरीरें पढ़ा करते हैं, एक बार में सिर्फ भाषण नहीं दिया करते हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। करण वर्मा जी देखिए, इनके हिसाब से अगर देखें, मनोज काका जी के हिसाब से, तो यूपी में सिर्फ समस्या ही समस्या है, समाधान की बात कोई नहीं कर रहा है। नहीं, प्राची जी, सबसे पहले तो आप लोग को दिल छुआ आप लोग का कि नहीं? सपाइयों का प्यार देख के भगवान श्री राम की ओर, भाई मेरा तो दिल छू गया। मुझे याद आते हैं वो दिन जब ये बोलते थे, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये होते थे इनके नारे। तब एक तेजस्वी महिला ने बोला था कि एक ऐसा दिन आएगा, क्या मुलायम क्या काशी राम, ये भी खड़े होकर बोलेंगे जय श्री राम। आज बोल रहे हैं जय श्री राम। हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि हमें बहुत अच्छे से पता है राम जी का आदर्श। तब इनको नहीं पता था जब मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवा दी थी कार सेवकों पे, और फिर एक मिनट बीच में प्राची जी ये गलत है। प्राची जी अगर ये बीच में बोलेंगे गलत है, ये ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। अब इनकी आप इतने सैकड़ों डिबेट्स में आते हैं, तो बस मर्यादा रखते हैं, उसके बाद अपना काउंटर करिए। कार सेवकों पे गोली तो चलाई ही चलाई, उसके बाद अपने जन्मदिन पर 2016 में, आप सबके पास मोबाइल है, उसके बाद क्या बोला? 16 मार दिए थे, अगर 30 भी मरवाने पड़ते तो मैं हिचकता नहीं, 30 को मरवा देता। ये थे मुलायम सिंह यादव, ये हैं उस पार्टी के। तो ये आज राम जी के आदर्श की बात कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा भाई डर की बात। प्राची जी, आपकी बात शुरू हुई डर से। अब आप सोचिए जरा, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, वहां तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बधाई इनको। उसके पश्चात अखिलेश बाबू अपना बैठ के देख रहे हैं, ममता हार गई, स्टैलिन हार गया, लालू के लड़के हार गए, केजरीवाल हार गया, अब अगला किसका नंबर है भाई? तो कौन डरा हुआ है? अगला नंबर किसका है? आप खुद बताइए। 2027 सामने खड़ा हुआ है, जिस तरह से भगवाकरण हो रहा है, अगला नंबर माननीय अखिलेश यादव जी का है। वो समझ रहे हैं ये हार और पार्टी टूट गई, तो डरे कौन हुए हैं ये भी क्लियर है। और कौन डरे? प्राची जी, मैं कुछ आंकड़े आपसे शेयर करना चाहता हूं। अभी एनसीआरबी का डेटा आया है, 85% डकैती के केसेस खत्म हो गए, कम हो गए 2017 के बाद। 90% रॉबरी के केसेस कम हो गए। 1.25 लाख लोग कन्विक्टेड हो गए। 85,000 लोग गिरफ्तार हो गए गैंगस्टर एक्ट के तहत। और तो और 14,000 करोड़ की अवैध संपत्ति पे बुलडोजर चल गया, बाबा का कहानी खत्म हो गई। तो कौन डरे हुए हैं? ये सब डरे हुए हैं। छोटा जवाब दीजिएगा मनोज काका जी, फिर शादाब जी और प्रदीप जी फौरन आ रही हूं आपके पास। ये तो डर कहीं बंगाल की हार से निकल के तो नहीं आ रहा है? एक तो ये है कि जो स्वघोषित विश्लेषक होते हैं साथी, उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आ जाता। जिसने अयोध्या में गोली चलाई वही आज राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा। आप थोड़ा आंकड़ों का अध्ययन कर लीजिए। मंत्री कौन थे तब? आप आंकड़ों का थोड़ा अब मैंने इंटरप्ट नहीं किया। अब मैंने इंटरप्ट नहीं किया। दूसरी बात आपने कहा बुलडोजर का। बुलडोजर को अगर आप न्याय का प्रतीक मानते हो तो आप ये कह रहे हो कि इस देश में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज नहीं है। आप अगर बुलडोजर न्याय का प्रतीक होता तो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर के लिए एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 6 बार लताड़ा है और कहा है उसी बुलडोजर के बुलडोजरी अन्याय में एक कानपुर में ब्राह्मण समाज की मां और बेटी झोपड़ी जलती रही और बुलडोजर के नीचे जल करके मर गई। तो उसको न्याय का प्रतीक आप नहीं मान सकते। उत्तर प्रदेश में क्या पेपर लीक नहीं हुए? आप खोज लेते हैं, धर्म भी आप खोज लेते हैं। खैर रही बात आपके एक बयान की, बस उस पर जवाब ले लूं, फिर आ रही हूं प्रदीप जी आपके पास आ रही हूं। आपने कहा कि नृपेंद्र मिश्रा का कोई जिक्र नहीं करता है। अरे हम तो जिक्र करेंगे, लेकिन हम ये भी तो जिक्र करेंगे कि उस वक्त उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? कौन था उस वक्त मुख्यमंत्री? नृपेंद्र मिश्रा मुख्यमंत्री थे क्या? नहीं थे। आपने ठीक कहा। हाँ। लेकिन क्या नृपेंद्र मिश्रा चीफ मिनिस्टर वो नहीं थे? चीफ सेक्रेटरी नहीं थे? तो चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर अरे आप कैसी आप एक को बता रही हैं। अब आप एक को बचा रही हैं। आप एक को बचा रही हैं। चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर से ऊपर है। मुलायम सिंह बचने चाहिए भाई। बहुत बढ़िया। मनोज काका जी, आप राजनीतिक दलों से बिलोंग करते हैं, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा। एक सेकंड रुके, एक मिनट रुक जाए। नेताजी ने करा और इसी देश की इसी मुलायम सिंह यादव जी की तारीफ में जितने कसीदे आपको पढ़ने हैं आप पढ़िएगा, मैं आपको मौका दूंगी। जितनी बातें अपने नेता के बारे में करनी है आप कर लीजिएगा। बस छोटी सी मेरी क्वेरी है, उसको पूरा कर दीजिए। मुझे अभी तक ऐसा लगता था कि चीफ मिनिस्टर सबसे बड़ा होता है, उसके बाद फिर सारे ओहदे आते हैं। आपने तो सारा क्रम ही बदल दिया। यानी चीफ
चीफ सेक्रेटरी जो फैसला ले लेगा कुछ नहीं कर पाएंगे मुख्यमंत्री। एक छोटी सी बात बोल दूं, जब नहीं, आगरा नहीं, एक्सप्रेस में बना था अरे तो अखिलेश जी सबसे ऊपर थे, तब सेक्रेटरी को क्रेडिट नहीं जाता है। बोले। ठीक है ना, तब ये क्रेडिट पूरा इनको जाएगा अखिलेश जी को। आपको यह है कि आपको अगर ऐसे सही करना है तो सही कर लो। अगर वही समाजवादी में होते दोषी होते, हेमंता बिश्वा शर्मा कभी कांग्रेसी में थे तो बहुत बड़े घोटालेबाज थे, आज आपके आदर्श बने हैं। और उसी तरह वो महाराष्ट्र का ये मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा तू चलेगा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा किया तो हमारा क्रेडिट, गलत किया तो अधिकारी को जाएगा, नहीं ऐसे नहीं। शादाब जी मनोज काका जी अब रुक जाए। शादाब जी आप बताइए, आप किसको डराने के लिए उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में आ रहे हैं? किसका खेल बिगाड़ेंगे उत्तर प्रदेश में? नहीं, हम किसी को डराने के लिए नहीं, हम डर को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश में आए हैं। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी को लगता है कि अब किसी को डरा देंगे, नीट का जब घोटाला होगा, मैं इसको घोटाला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार लीक हो रहा है ये पेपर, एक बार नहीं है ये, 18 में हुआ, 21 में हुआ, 24 में हुआ, फिर 26 में हुआ, तो ये लगातार चीजें चलती आ रही हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला हो, आज भी उत्तर प्रदेश में क्या बलात्कार की घटनाएं घटित नहीं हो रही हैं? क्या भ्रष्टाचार चरम सीमा पर नहीं पहुंच गया? क्या हम लोग पुलिस स्टेट की तरफ नहीं जा रहे हैं? हम लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और यहां न्याय करने का काम जो है वो न्यायपालिका का है। पुलिस अगर न्याय करने लग जाएगी तो पुलिस स्टेट बनेगा, हम उसके विरोधी हैं। दूसरी चीज ये है कि जो आज बात करते हैं, अभी मनोज भाई से मुझे एक चीज की असहमति है। उन्होंने कहा नहीं नहीं चीफ सेक्रेटरी, अरे खुल के बोलिए कि अगर कोई व्यक्ति कानून को हाथ में लेने का प्रयास कर रहा था तो कानून का रखवाला बनकर के कार्य किया था, खुल करके बोलिए ना। और डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद था, वो एक आतंकी घटना थी, किसी भी धर्मस्थल को गिराया जाएगा, चाहे वो किसी भी मान्यता के लोगों का होगा, वो भारत के अंदर आतंकी घटना है। अब सुन लीजिए, अरे भैया, अरे भंडारी साहब अपने टर्न पे बोलिएगा, आप क्यों परेशान? अच्छा सुनिए, भंडारी साहब ने यह नहीं बताया कि मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण क्या आपने कार सेवकों पर गोली चलवाने के लिए दिया था, किस लिए दिया था, यह भी बता दीजिए। अगर इतने खराब थे मुलायम सिंह यादव जी तो क्यों दिया था? ये दोनों के दोनों मिलकर के बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद भाजपा और समाजवादी पार्टी ने, एक ने मुसलमानों का हमदर्द बनकर मुसलमानों के साथ धोखा दिया और एक ने हिंदुओं का हमदर्द बनकर हिंदुओं के साथ धोखा दिया। दोनों ने आप किसके हमदर्द बनने आए हैं? हम उनकी बात करने आए हैं कि जिनकी बात कोई नहीं करता। 2006 में ये तो करते हैं, ऐसी बात काका जी तो करते हैं, इनकी पूरी पार्टी करती है। बिल्कुल, 2012 में जब सत्ता आई तो इन्होंने रिजर्वेशन का वादा किया था, क्या रिजर्वेशन दिया? 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, जब 50,000 मुसलमान बेघर थे तो सैफई महोत्सव हो रहा था। और बताइए, जो वादे आज ये कर रहे हैं, क्या 2012 से 17 तक सरकार में किया? एक डेप्यूटी सीएम बता दीजिए, 4 बार मुख्यमंत्री बनाया गया, एक डेप्यूटी सीएम। मैं तो चुनौती के साथ कह रहा हूं अपने भाई को कि आओ मिलकर के भाजपा को हराते हैं। ये कहेंगे नहीं नहीं आपको नहीं टच करेंगे क्योंकि आप सियासी अछूत हो। जैसे अंबेडकर जी को पानी नहीं पीने दिया जाता था, ऐसे ही आज मुसलमान को सियासी अछूत बना के रखा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। खतरा बढ़ रहा है, मनोज जी देखकर चलिएगा। प्रदीप भंडारी जी जवाब दें, जितने भी लोग हैं कह रहे हैं भाई इतनी सारी समस्याएं, आंखें थोड़ा ना बंद कर लें। अभी अभी बिजली कटौती का मसला कितना बड़ा है उत्तर प्रदेश में, आंखें बंद कर लें क्या इस पर? प्राची जी, मनोज जी ने बात करी ब्राह्मण की। ये वो पार्टी से आते हैं जिसका प्रवक्ता हमारे ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण समाज के लोगों को प्रोस्टिट्यूट से कंपेयर करता है और अभी तक इनकी पार्टी के अंदर है, ये इनकी सोच है। ये बात करेंगे जातिवादी की, ये इनकी सोच है, ये असली इनकी सोच है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। इन्होंने दलित की बात करी। कामेश्वर चौपाल जी जो अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में पहली ब्रिक रखने वाले हमारे हिंदू दलित थे, ये क्या दलित की बात करेंगे? मुजफ्फरनगर दंगे हुए, इन्होंने सिर्फ मुआवजा मुसलमान पीड़ितों को दिया, हिंदू दलित पीड़ितों को नहीं दिया। ये क्या बात करेंगे दलितों की? करहल के अंदर एक दलित बेटी ने बोला मैं समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करूंगी, इनके कार्यकर्ताओं ने जाके उस दलित बेटी की हत्या कर दी। इनको चिढ़ इस बात से है कि पहले सपा का गुंडा निकलता था, महिला के साथ बलात्कार करता था और थानों के अंदर सपा के लोग फोन करते थे और क्राइम रजिस्टर नहीं होता था। आज उत्तर प्रदेश में कोई हमारी बेटी के खिलाफ आंख उठा के देखता है, उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है। यह है असली न्याय। और यह बात करेंगे, सच्चाई की डेटा यह है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम कन्विक्शन रेट है इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन। मतलब कोई गुंडा अगर महिला के खिलाफ अपराध करेगा तो सबसे ज्यादा कन्विक्शन का चांस उत्तर प्रदेश के अंदर है। अब इनको समस्या क्या मैं बताऊंगा। उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेसवे में नंबर 1 है, मुद्रा योजना में नंबर 1 है, जनधन में नंबर 1 है, आवास में नंबर 1 है, उज्ज्वला में नंबर 1 है, आयुष्मान में नंबर 1 है, अटल पेंशन में नंबर 1 है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में नंबर 2 है। सबसे ज्यादा कंपनियां उत्तर प्रदेश के अंदर रजिस्टर हो रही है। इनके समय उत्तर प्रदेश से सफाई के लिए जाना जाता था, है तो मुख्तार के लिए जाना जाता था, अफजल के लिए जाना जाता। और गायत्री प्रजापति को याद करिए, वो रेपिस्ट इनका
खुद का नुमाइंदा, जिसको बचाने के अखिलेश यादव ने क्या क्या नहीं कर दिया। तो इनमें और हमें ये फर्क मेरा था, सवाल है और प्रदीप रहेगा। जी, अमूमन आप सवालों से भागते नहीं है, लेकिन मेरा सवाल बिजली कटौती पर है। मेरा सवाल बिजली कटौती पर है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपके अपने विधायक शिकायत कर रहे हैं विभागों में जा जाकर और कोई समाधान नहीं है। बताइए, लखनऊ राजधानी में 8 घंटे लाइट जाएगी तो सवाल ना पूछें आपसे। देखिए प्राची जी, पहली बात तो पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जब पीक पावर डिमांड में कोई भी ग्रिड फेलियर नहीं हुआ है। ये आप चेक कर लीजिए, और उत्तर प्रदेश में भी कोई ग्रिड फेलियर नहीं हुआ है। अगर कहीं स्पेसिफिक एरिया के अंदर अगर कहीं कटौती हुई है तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। पर फैक्ट ये है कि पहले एवरेज 12.5 घंटे बिजली आती थी, स्पेसिफिक एरिया नहीं है। लखनऊ में कटौती हुई है, साहिबाबाद में कटौती हुई है, गाजियाबाद में कटौती हुई है, नोएडा में कट लग रहे हैं, मेरठ में कट लग रहे हैं। ये बहुत सारे एरिया हैं और जनता बाहर आ गई है। मुजफ्फरनगर में तो जनता ने रात में प्रदर्शन किया है कि गर्मी में करें तो करें क्या। बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है, हमने सुना है और जाके इसका हम क्रियान्वयन करेंगे। हम इनके जैसे नहीं करेंगे। पर ये कहना कि अगर 3 दिन या 4 दिन जनता बाहर आ गई तो इसका ये मतलब है कि 364 दिन बिजली नहीं मिल रही, ये गलत है। गर्मी का मौसम है, बिजली नहीं मिलेगी तो क्या होगा। आज आपने ये बताई चीज हमने संज्ञान में ले लिया, कल आप जब तक डिबेट करेंगे सॉल्व भी हो जाएगा। मेरे बताने से नहीं होगा ना, जनता बता रही है, आपके विधायक बता रहे। बताइए ना क्या एक्शन लिया। विधायकों ने कंप्लेन दाखिल करी है, उसके ऊपर प्रशासन जो है वो एक्शन ले रहा है और आप देखेंगे विद इन 48 आवर्स इसको सुलझा भी दिया जाए। देखिए, क्विक रिस्पांस से काम होता है मनोज जी, वो भी आपको दिखता नहीं है। देखिए, आप बहुत अच्छा लगा मुझे कि कम से कम आप सवालों को बड़ा कर दे रही हैं और वो जवाब नहीं है इनके पास। आपने स्पेसिफिक जिले का नाम लिया, मैंने बोला नहीं आपके बीच में, आप पहले सुन लो। आप बिजली कब देंगे लोगों को, जब आप बिजली पैदा करेंगे ना। मुख्यमंत्री ने विगत 9 सालों में योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ उन्माद फैलाने के अलावा कोई काम करा है? 3x6x60 का एक भी क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनाया इन्होंने। हमारी सरकार में, समाजवादियों की सरकार में क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बने। अभी यहां के आपने नोएडा में एक पत्रकार ने आज वो करा, ट्वीट करा कि रात में लाइट चली गई। नोएडा में पूरे कट हो रहे, नोएडा से गाजियाबाद से लेकर चंदौली तक हो रहे हैं, लेकिन आप उसका जवाब आप नहीं दे सकते। इनका जो मिनिस्टर से जब जनता पूछती है कि बिजली कट रही तो जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। तो ये इनकी हालात है। इनके जब प्रधानमंत्री से अब ये लोग गाना गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं कि अब सब समस्या का समाधान है, मेलोडी खाओ। क्या लोगों के मेलोडी खाने से डीजल पेट्रोल सबकी कीमत कम हो जाए? ये सिलेंडर मिल जाएगा। अरे यार शर्म करो, अभी जनता में जाओगे लोग भगा देंगे। शर्म करो, जनता में खड़े नहीं हो पाओगे। हम नहीं कहना चाह रहे, हम लोग गाँव के पृष्ठभूमि से आते हैं। हम तुम्हारी तरह शहर में नहीं रहते, हम गाँव से गाँव में रहते हैं। आप खत्म हो जाओगे, आप मेरी बात बड़े बड़े शीश महल में रहते हो। आप लोग क्यों पूरे देश को मनोज काका जी, वो जो कहावत है कि रोम वो जल रहा था और नीरो बन से बजा रहा था, ऐसा मत करो। कम से कम लोगों के पीड़ाओं से। और मनोज काका जी, 1 करोड़ बिजली कनेक्शन इनके समय थे उत्तर प्रदेश में, हमारे समय में बढ़ के 3 करोड़ 64 लाख बिजली कनेक्शन हुए, दुगने बिजली कनेक्शन हुए। अच्छा, एक सेकंड आपके समय एआईट्रिपल लीक हुआ, एम्स लीक हुआ, पीएमटी लीक हुआ, हर दिन लीक हुआ, पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। हम जिम्मेदारी लेके एक्शन ले रहे हैं, आपके जैसे राजनीति नहीं कर रहे। प्राची जी पूछिए कितना मैं पूछूं अब आपसे, मैं पूछूं अब आपसे। आपने सरकार पर जितने सवाल खड़े किए, प्रदीप जी बस एक सेकंड रुक जाए। आपने जितने सवाल खड़े किए सरकार पर, ओके, आप इस सरकार की नाकामी, विफलता, जो कहना चाहें आप कह लें। 2017 से पहले का हाल भी बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में कितनी घंटे लाइट आया करती थी? ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हालात थे? प्राची जी, अगर आपको आंकड़े मैं बता दूं, पहले 10,000 मेगावाट की उत्तर प्रदेश में आंकड़े नहीं सर, कितने घंटे लाइट आती थी बताइए ना मुझे। हम लोगों ने सुनिश्चित तो मुझे बताएं कि 2017 से पहले कितने घंटे लाइट देते थे? अनपरा से लेके कानपुर में क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बने और हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 18 घंटा, शहरी क्षेत्रों के लिए 24 घंटा, 18 घंटे लाइट आती थी उस वक्त। लेकिन लाइट आती थी। हाँ जी, हमारे समय में बहुत सुधार हुआ। आप लोगों से बात कर लीजिए, आज भी जो केबल चल रहे हैं, जो गाँव में जो बात करके ही बात कर रहे हो करण जी, 18 घंटे लाइट आती। मैं जरा इस समस्या का थोड़ा बताना चाहूंगा। एक्चुअली में इशू ये हुआ क्या है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिजली निर्यात तो बड़ा ही है। गड़बड़ कहां हुई इसमें? जब इनकी सरकार गई तो यूपीपीसीएल, जिसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसमें बहुत लॉसेज हो रहे थे, ट्रांसफॉर्मर्स के फेलियर्स और ये सब बहुत होते थे। इस सरकार ने एक नियम पास किया एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, जो कि बैकफायर किया, मैं मानता हूं उसमें सुधार लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब अगर कोई ट्रांसफॉर्मर फेल होगा, अधिकारी की भी गलती होगी, उसकी सैलरी से भी उस पर पैसा जाएगा, अगर गैर जिम्मेदाराना कोई हरकत की वजह से हुआ ये प्राची जी। इसके बाद कई अफसरों ने, जहां उन्हें लगा कि पीक डिमांड है, उन्होंने कट्स करने स्टार्ट कर दिए कि भाई ट्रांसफॉर्मर का फेलियर ना हो जाए, नहीं तो हमारे पे आ जाएगी।
तो चूड़ी कसने के चक्कर में हुआ यह कि कट्स होने ज्यादा स्टार्ट हो गए, इसलिए इस पे अब बातचीत चल रही है। मैं काफी करीब से जानता हूं क्योंकि मैं काम करता हूं यूपीपीसीएल के साथ कई चीजों पे, तो इसलिए मुझे ये अंदर की बात पता है। मेरा मानना ये ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, समस्या है, ये कहना गलत होगा, समस्या नहीं है, पर मेरा मानना है ये लोग संज्ञान लेंगे। जैसे आपको याद होगा गोरखपुर में ब्रेन इंसेफेलाइटिस का जो ब्रेन फीवर होता था, कितनी डेथ्स होती थी, इस सरकार ने संज्ञान लिया, उसको सॉल्व किया। मेरा मानना है इसको भी सॉल्व करेगी, सॉल्व होगा, थोड़ा इंतजार तो करें। तो इंतजार तो जनता कर ही रही है, अच्छे दिन का कर ही रही है, 11-12 सालों से कर ही रही है। इनको इंतजार के सिवा और क्या, आश्वासन लोग हैं, आश्वासन मनोज भाई, ये तो आश्वासन दे रहे हैं। अब पूरे समाधान, कृषि बाजार अमेरिका आज हम समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं, समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। मनोज काका बेचारे आते ही पेपर से डर गए, ले लिए पेपर, क्या पेपर आप भी यूपी से आते हैं, यूपी की जनता की चिंता है, बोले। पेपर इनने इंग्लिश में शायद से ध्यान से नहीं पढ़ाओ। पेपर में ये लिखा है कि वेनेजुएला नंबर 3 जो है क्रूड ऑयल भारत को देने वाला कंट्री बन चुका है। ये अरे वेनेजुएला का तेल सबसे खराब है। सुनिए, नहीं, अरे सुन लीजिए, क्रूड आए भी सस्ता दिक्कत है। पूरी बात बताओ। ये लोग पहले कहते थे रशिया से तेल नहीं लिया, बताओ तो इन लोगों को पूरी बात। अच्छा, ये कहते थे पेट्रोल डीजल के दाम जो है सबसे कम भारत में बढ़े। अब इनकी बात करता हूँ। एक सेकंड मनोज काका जी, मनोज काका जी, पूरे देश को बेवकूफ बनाओ। मनोज काका जी, मनोज काका जी एक साथ नहीं, मनोज काका जी एक साथ नहीं, जनता को सुने थे प्लीज। मनोज काका जी ने मुझसे पूछा और मेरी जिम्मेदारी बनती इनको जवाब दूं कि भाई आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या करना। मैं डेटा कोट करूंगा क्योंकि ये बहुत पढ़ लिख के आते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये पढ़ लिख के आएंगे तो डेटा को रिस्पेक्ट करेंगे। अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब तक उत्तर प्रदेश के अंदर 70 सालों में 1 करोड़ 80 लाख घरों तक बिजली पहुंचती थी। सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के 8 साल के अंदर ये बढ़कर 3 करोड़ 64 लाख घरों तक बिजली पहुंची। इनके समय में पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 70 सालों तक सिर्फ और सिर्फ 18,061 मेगावाट तक पहुंची। हमने बढ़ाकर 5 साल में इसको 25,000 मेगावाट से बढ़ा दिया। इनके समय रूरल एरियाज के अंदर जो रूरल फीड इंफ्रास्ट्रक्चर इसने गांव-गांव तक पहुंचाया था वो सिर्फ 8,000 रूरल फीडर थे, हमने इसको बढ़ाकर 15,000 रूरल फीडर कर दिया। अब ये बोल रहे हैं कि आपने पावर कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाई, ये भी गलत बोल रहे हैं। 34,000 मेगावाट का पीक समर डिमांड में पावर प्लान को हमने बढ़ाया है। जैसा करण भाई ने बोला, बिल्कुल यह समस्या कई जगह आ रही है और इनमें से एक भी अधिकारी को हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी पर। इनके समय एवरेज किसी से भी उत्तर प्रदेश से पूछ लीजिए, 10 घंटे से ज्यादा गांव में बिजली नहीं आती थी, आज गांव के अंदर 22 से 24 घंटे बिजली आती है। ये मोदी अब शादाब जी आप तय करें, भाई आप तो न्यूट्रल हैं, ना इनके साथ है ना इनके साथ हैं, आप तय करें 2017 से पहले ज्यादा लाइट आती थी या 2017 के बाद ज्यादा लाइट आती थी? मैं जवाब एक लाइन में बस आ रही हूं फिर आपके पास। नहीं, ये तो देखिए जो भी सरकार रहेगी वो बेहतर करने का प्रयत्न करती है, लेकिन जिसकी आवश्यकता थी ना वो सपा की सरकार कर पाई और ना बीजेपी कर पाई। अभी भी कार्य होने की आवश्यकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु जो प्रदीप भाई ने कहा, मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वेनेजुएला से हम तेल लेने वाले हैं, बड़ा खुश होकर के बता रहे थे। ये बात हमें किसने बताई? मार्को रूबियो ने। और मैं ये बता दूं देश को कि वेनेजुएला का जो तेल है, क्रूड ऑयल है, वो विश्व का सबसे खराब क्रूड ऑयल है। हम रशिया और ईरान से क्यों नहीं ले रहे? उसको रिफाइनरीज, हमारी रिफाइनरीज उसको कैसा कर पाएंगी प्योरीफाई? दूसरी ये मैं फैक्ट बता रहा हूं, पूरे विश्व में सबसे खराब क्रूड ऑयल वेनेजुएला का है, लेकिन आप ईरान से इसलिए नहीं लेंगे जबकि हमारा मित्र देश है, क्योंकि अमेरिका का दबाव है। आप रशिया से इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अमेरिका का दबाव है। अमेरिका ने कहा कि ये कचरा आपको लेना पड़ेगा, अब ये बोल रहे हैं नहीं नहीं कचरा तो हम लेंगे, कचरा तो हम लेंगे। पूरी दुनिया वेनेजुएला का तेल लेने तैयार नहीं है, लेकिन उस कचरे का बोझ भारत पर डालना चाहते हैं। हमारी तेल पर भी चर्चा कर लूंगी, तेल पर भी चर्चा कर लूंगी, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि सरकार ने डिनाई किया हो कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे। बार बार ट्रंप क्या बोलते हैं? इन्होंने ट्रंप थोड़ी ना हमारे देश को चला, यही तो समस्या है कि सीज फायर की घोषणा अमेरिका करता है, सीज फायर की घोषणा अमेरिका करता है। मार्को रूबियो बताते हैं कि वेनेजुएला का प्रेसिडेंट भारत आने वाला है, भारत नहीं बताता है। समस्या ये है कि ये कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, ये कॉम्प्रोमाइज है। अब इनको रशिया से तेल लेने में डर लग रहा है, ईरान से तेल। अच्छा ईरान से कब लेंगे तेल? अच्छा ईरान से तेल लेंगे आप, ईरान से तेल लेंगे आप, रशिया से लेंगे नहीं लेंगे? यूपी पर लौट कर आते हैं, आए यूपी पर लौट कर आते हैं। देखिए एक सवाल है जो आपके लिए आया मनोज काका जी, मेरे दर्शक पूछ रहे हैं, आपने कोट किया था 18 घंटा, तो शायद थोड़ा उनको बुरा लग गया। कह रहे हैं प्रशांत हैं, 6 घंटे आती थी लाइट, एक हफ्ते दिन एक रात में ट्रांसफार्मर चंदा लगाकर आता था, महीने में सपा सरकार में।
अभी मेरा सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है। नहीं बिल्कुल, कोई भी सवाल आया है तो हम उसका सम्मान करते हैं। कम से कम हम ऐसे लोग तो हैं नहीं कि सवाल पूछने पर जेल भिजवा देंगे। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था, एक पत्रकार ने दिखाया कि नमक रोटी खिलाया जाता था तो योगी आदित्यनाथ जो बहादुर बनते हैं उसको जेल भिजवा दिए। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो पत्रकार बेचारा हमारे आपके बीच में नहीं है। जो सवाल साथी ने पूछा था, मैंने उस साथी से पूछिए, अभी गूगल कर लें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी 12 से 17, वो साथी अगर सुन रहे हो तो बहुत विनम्रता से आपसे अपील है कि आप गूगल करिए कि 12 से 17 उत्तर प्रदेश के जो उस समय के मुख्यमंत्री ने कितना क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनाए और योगी आदित्यनाथ जी ने कितना बनाया, उन्हें जवाब मिल जाए। 6 घंटे लाइट आती थी, दावा ये उनका। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। अब यूपी के रहने वाले हैं भाई, अपना दावा, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अब सवाल कैसे, अब मैं उनको कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैंने सही बात आपसे कह दी। वो इतनी ही बात, बस सर्वे कर ले। बिजली तो आप देंगे तभी ना जब जनरेट करेंगे। ठीक है। अब प्रदीप भंडारी जी, एक और मुद्दा है जो उत्तर प्रदेश में उठाया जा रहा है, वो है आरक्षण का। अखिलेश यादव आरक्षण का मुद्दा उठाकर आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हिंदुत्व की बात करेंगे, वो आरक्षण की बात करेंगे, और 90 दिन में आरक्षण लागू करेंगे, यह भी वादा है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव अगर सच में दलितों के हितैषी है तो आज इनका प्रवक्ता डिक्लेयर कर दे कि एक दलित समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, ना कि अखिलेश। आज ये प्रदीप भंडारी कर दे। अच्छा प्रदीप भंडारी आप करो, आप तो करो। अरे भाई आप कर दो। जाति में जो हिंदू, अरे करो जल्दी करिए भाई, नहीं करेंगे। अच्छा जल्दी करिए, बीजेपी करने वाली है। बाबा तो गए, जाति सिर्फ हिंदुओं में बाबा दिखती तो है, गए। मुसलमानों के बीच में भले वो पशबंदा हो, भले वो कोई दूसरी जाति का व्यक्ति हो, इनको जाति नहीं दिखती। इनके इन पूरे एजेंडे को देश जनता देख चुकी। इनका असली पीडीएफ परिवार डेवलपमेंट अलायंस, परिवार का चाचा राजनीति में, चाची राजनीति में, पिता राजनीति में था, बेटा राजनीति में, पत्नी राजनीति में, पत्नी का बेटे का बेटा वो राजनीति में आएगा। ऐसा कोई है ही नहीं जो परिवार से इनका राजनीति में आएगा। ये इनका असली मॉडल है भैया। भाई आपको भी अच्छा, आरिफ करण जी फौरन आपको भी अच्छा खासा मौका मिला। नहीं पहले आप बोलिए ना, आरक्षण के मुद्दे पर आप ज्यादा अच्छे से इनकी तरफ से आमंत्रण है तो भाई इन्होंने कहा है 2012 में आप सब चेक कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी जब सरकार में आती है, ऐसा इन्होंने घोर पाप किया था। तब जॉब प्रमोशंस में एससी रिजर्वेशन जो पिछली सरकार पास करके गई थी बसपा की 2007 वाली सरकार, 7 से 12 में, उसको इन्होंने आकर पलट दिया। पहली बार इतिहास में 2012 में एससी रिजर्वेशन जॉब प्रमोशन में आकर कैंसिल करने वाली सरकार है ये। मुझे तो अचंभा होता है, ये कैसे बोलते हैं कि हम खड़े हुए हैं दलित भाइयों के साथ, कैसे आप ये बोल ले जाते हैं इतना बड़ा पाप करने के पश्चात। तो भाई इसका भी जरा जवाब दे दीजिएगा प्लीज। दीजिए। अब दोनों लोगों का सवाल हो गया। इनके सवाल का जवाब है, आज भारत की राजनीति में एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी भी वर्ग का लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका हर तरह का सामाजिक आर्थिक उसका प्रतिनिधित्व तब बढ़ता है जब उसकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ता है। सवाल कुछ और था। अखिलेश यादव जी ने पहले ऐसे व्यक्ति हैं, समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सामान्य सीटों पर भी दलित वर्ग के लोगों का चुनाव लड़ाया और अयोध्या से अवधेश प्रसाद जी विजयी हुए। सवाल तो नहीं है उनका। अब सुनिए तो और इनसे ये पूछिए, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में इस देश की सरकार ने भी आयोग ने भी माना है जिन दलितों को 21% आरक्षण मिलना चाहिए, आज तक उनको मिला 5%, पिछड़ों को जो मिलना चाहिए 27% मिला 3.48%। 69,000 शिक्षक भर्ती का सवाल का जवाब प्रदीप भंडारी जी देंगे। जिनको आपने आमंत्रित किया था सवाल पूछने के लिए, उनका सवाल बार-बार क्यों दब कर रहे हैं? अरे तो मैंने जवाब तो दिया। 2012 में आपने ये क्यों किया भाई? एससी को प्रमोशन में जो रिजर्वेशन था ऑर्डर लाके उसको क्यों रिवर्स किया? बस इतना सा जवाब दे दीजिए महोदय। मैंने आपसे कहा कि उस बात को और आज की बात दे रहे जवाब दे रहे। मैंने 69,000 पे पूछा, आप जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्यों जवाब दूं? आपकी सरकार थी 2012 में, आप सरकार के तरफ से हो, आप सरकार को डिफेंड कर रहे हो, आप उनके बौद्धिक साझेदार बन रहे हो, आप हमारी बात का जवाब नहीं। हम कह रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आपका कंसर्न मैंने नोट कर लिया। इस सवाल का जवाब प्रदीप भंडारी जी देंगे, लेकिन एक सवाल जो करण जी आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि इनको तो आप कुछ मानते नहीं है ना, आप तो कहते हैं दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं। नहीं, वो उनके कार्य व्यवहार में दिखता है, वो उनके कार्य व्यवहार में दिखता है। हम मानते क्या है इस देश में, आज अगर दलित के पक्षधर होते तो बताना, अभी आगे ही की घटना है, मथुरा में दलितों का कितना सम्मान करते हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके घरों पर। अब आप डंप कर रहे हैं सवाल को, अब आप डंप कर रहे हैं सवाल को, आप सवाल को डंप कर रहे हैं, आप सवाल को डंप कर रहे हैं, आप सवाल को डंप कर रहे हैं। बता दीजिए ना 2012 में आपने क्यों रोक दिया?
नहीं दे देखिए, दीजिए जवाब, प्लीज दे दीजिए। फिर दे मैं देना कह रहा जवाब, हूं आप बता दीजिए भाई, कि हाँ बोल दीजिए, दलितों आपकी का सुन सबसे लेंगे। ज्यादा अगर दलित वर्ग का सबसे ज्यादा किसी ने संरक्षण किया, 2012 उनके अधिकारों का, में- उनके आरक्षण का, तो फिर समाजवादी आप पार्टी फिर है। U-turn लेकर निकल गए। 2012 में आपने क्यों रोका था? 2012 में हमने जो रोका था उसमें रोका हमने नहीं था, ये गलत आरोप लगता है। कोर्ट के कुछ ऐसे वर्डिक्ट आए थे, कुछ नहीं आए थे, नहीं, कुछ नहीं आप आए। आपने बिल्कुल- रिवर्स किया आप आकर बिल्कुल राज्यसभा में बसपा वालों से भिड़ गए, हाथों पाई कर ली इन लोगों नहीं, ने। नहीं। पढ़िए आप लोग सब भाई। अब बसपा ने हमारे साथ मिलकर 19 में चुनाव लड़ा। वो अलग आप बात है। भी अध्ययन करो। मैं जवाब आप दे दूं, 19 में 10 बसपा ने हमारे सेकंड। साथ इंडिया में मिलकर दलित बहन जी ने अलग चुनाव बात है। लड़ा और मान्यवर कांशीराम साहब को सबसे पहली बार इस देश के सदन देखिए, में किसी ने आपने तो हाँ, जवाब मायावती के साथ नेताजी ने- गेस्ट कांड करने वाले भी यही लोग थे, जो एक दलित महिला को किस तरीके से इन लोग ने अभद्र व्यवहार किया था। याद करिए 1995 का दलित मायावती गेस्ट आज कांड। एक मैं दलित 10 महिला सेकंड नहीं। सुनिए। अच्छा रुके, दलित आपने सवाल देखिए, आपने जवाब दिया नहीं 2012 वाला, इस पर 2012 वाला जवाब आया नहीं। 69,000 शिक्षक एक पर दे जवाब दीजिए। दो। इनकी सूचिए, इनका दलित प्रेम देखिए। प्रबुद्ध नगर दलित के प्रति था, इनने नाम चेंज करके शामली किया। भीमनगर दलित के सम्मान में था, इनने नाम चेंज करके संबल किया। पंचशील नगर दलितों के सम्मान में नाम था, इन्होंने चेंज करके हापुड़ किया। महामाया नगर दलितों के सम्मान में था, इन्होंने चेंज करके हाथरस किया। ज्योतिबा फूले नगर उसका नाम चेंज करके अमरोहा मुसलमानों के लिए किया। काशीराम नगर तक का नाम इन्होंने चेंज करके कासगंज किया, क्योंकि मुसलमानों को इनको एकजुट करना था। छत्रपति साहू जी महाराज नगर का नाम चेंज करके अमेठी कर दिया। रामाबाई नगर का नाम चेंज करके कानपुर देहात कर दिया। ठीक। संत रविदास नगर का नाम चेंज करके भदोई कर दिया। ये इनकी सच्चाई है। अंदर से ऊपर तक सब तरफ से दलितों से नफरत करते हैं, सिर्फ परिवार का ख्याल रखते हैं। और एक और बात सुनिए, अगर दलित हितैषी थे प्राची जी, अगर ये मेरे जवाब ये दलित हितैषी थे, जवाब ही नहीं लिए, फिर उनसे 69,000 शिक्षक। परिवारवाद पर भी सवाल सुन लो। 69,000। तो अरे ये अब रहा, आप ही U-turn ले रहे हैं 69,000 शिक्षक पर, भर्ती शिक्षक पर। का पूछ ले। मामला हाँ। ये रहा। ये देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती। अभी और- यूपी सरकार ने कहा कोर्ट के आदेश के हिसाब से न्यूनतम जो पास करेगा मार्क्स को उतने शिक्षकों को हम लागू नहीं, करेंगे। आप दलितों पिछड़ों ये का हमारी आरक्षण नहीं सच्चाई दोगे है। ना? इनके आप जैसे नहीं नहीं दोगे, है। यही कहना ये चाह रहे इन हो। और हम में आप फर्क है। यही कहना चाह इनमें रहे हो। और हम में आप यही यही फर्क है। कहना चाह रहे ये हो। दलित ये हितैषी नहीं, पूरे देश के दलितों लोग से सुन ले। नफरत करने वाले दलितों लोग के हैं। पिछड़ों का ये आरक्षण लोगों ये ने नहीं देंगे। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं किए, और जिसने दर्शन किए उस पे अरे गोली प्रभु चलाई। श्री राम, कम से कम मर्यादा मुसलमानों में भी तो पुरुषोत्तम जाति भगवान देखो। राम, बीजेपी जब से आई अच्छा तब रुक से जाए नहीं है, मनोज वो काका द्वापर जी, और मनोज त्रेता काका से जी, आओ। अब मैं थोड़ा तब भी सवाल जाके ले लेती द्वापर त्रेता, हूँ। अभी मैं तक अब युग में मैं अब तक जनता दर्शन के नहीं कर सवाल पाया। ले लेती हूँ, मैं अब इनके जनता के सवालों सवाल का ले तो लेती हूँ। जवाब, अरे लेकिन परिवार पे बहुत बोला इन्होंने। आज आपको 90 दिन याद आ रहे हैं। जब 90 दिन आपकी सरकार को हो गए थे, आपने क्या क्या किया था पूरा डेटा है मेरे पास। मुसलमानों के लिए 85 नई योजनाएं लॉन्च की थी। पहले से चली आ रही सरकारी योजनाओं में आपने अल्पसंख्यकों के लिए 20% आरक्षण कर दिया था। नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में आपने हज हाउस बना दिए थे। 22 जिलों में सिंचाई विभाग और वन विभाग की सरकारी नजूल की जमीन को कब्रिस्तान बनने के लिए 2000 करोड़ रुपए दे दिए गए थे। तो ये तो आपने किया 90 दिन में। यहाँ सब मुझे PR ओबीसी, एससी, दलित, एसटी तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। जवाब ले लीजिए, ये सब पीआर, बीजेपी पीआर ये PR है, झूठ है ये। इस तरह ये झूठ है। समाजवादी ये पार्टी झूठ ने है। कोई- इस देश में झूठ न्यायालय है। है, कानून है, सुने ना, हमारा अच्छा मानना चले है, ठीक और है, आप ये PR संविधान पढ़िए, हम पढ़े। अरे रुक जाए एक सेकंड धर्म मनोज के काका आधार- जी, अब आप मुद्दों को ना गोल गोल घुमा रहे हैं। अगर ये नहीं, झूठ बिल्कुल नहीं, है, आप अगर ये झूठ है, अगर ये PR है तो सच क्या है आप बता दीजिए। क्या आपने 20% आरक्षण नहीं दिया था माइनॉरिटीज को? सच ये अरे है। बयान है उस वक्त के तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव जी का। माइनॉरिटी वोट बैंक का सच मानिए, स्वीकार लीजिए। सुनिए ऐसा मत करिए भाई। आप माइनॉरिटी वोट बैंक हमारा नहीं है, पूरे नहीं है। देश का नहीं है? ये अब आप- नहीं है, पहले था, अब नहीं, अब हमारा है। पूरे देश अब का- हमारा है। आज नहीं। हमारा नहीं है, कैसी बात कर रही हैं? अब सुन लीजिए, चल देंगे। माइनॉरिटी का सिर्फ परिवार अरे के शादाब जी, क्या बोल रहे हैं? वही बोल रहा हूं मैं। मुसलमान देख आप ले, ऐसे मौका देश दे का दिया मुसलमान आपने। देख ले। अच्छा, समाजवादी प्रदीप पार्टी ने जी। बोला वो मुसलमानों को दूध में मक्खन प्रदीप जी, खरीदने के एक पैसे सेकंड तैयार मौका है। दे अच्छा, दिया आपने बोला है। भाई। जैसे ही देखिए, आपने बड़ी बोला, बात है। जैसे ही आपने देखिए, बोला, कितनी एक बात सेकंड, है। जैसे ही आपने बोला, नौटंकी में कितने तो मनोज काका जी, दोबारा सुन लीजिए, प्लीज दोबारा। मनोज काका जी, आपने जैसे ही बोला, आपने जैसे ही बोला, शादाब जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शादाब जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्या भूल गए? माइनॉरिटी के लोग भी इस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने मेजॉरिटी के लोग नागरिक हैं। रुक जाए, अब रुके थोड़ा रुके। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आके पूछ तो लूं, ऐसा क्या कह दिया आपने? क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं? ऐसा क्या कह दिया समाजवादी वालों ने? यही बात हम लोग पिछले 12 साल से कह रहे थे कि इनको वोट चाहिए और हमें स्वीकार भी नहीं करेंगे। आज मनोज भाई ने इतना अच्छा कर दिया कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को पता चल गया कि आपने भर भर के वोट दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि माइनॉरिटी वोट बैंक हमारा नहीं है। बहुत अच्छी बात है। और आखिरी बात, ये संदेश चला, नहीं, ये संदेश चला गया कि 2027 के चुनाव में
अपना नेता अपने वोट पर बनाने का संकल्प ले लिया। और दूसरी बात, दलितों की बात दोनों पार्टियां कर रही थी, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन ये दोनों के दोनों दलित विरोधी हैं। मैं इनसे कहूंगा ये आप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें, आप बाबा की जगह बीजेपी में दलित मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें, प्रधानमंत्री का करें। और एमआईएम ने 1986 में पहला मेयर, 10 सेकंड दीजिए, एमआईएम ने 1986 में हैदराबाद का पहला मेयर जो बना एमआईएम का, वो के प्रकाश साहब दलित को बनाया। मुंबई में हमने अपनी कॉर्पोरेशन के जो लीडर बनाया वो विजय उबाले साहब दलित को बनाया। मुझे और उत्तर प्रदेश में मौका मिलेगा मुझे अब जनता के सवाल लेने, मैं उसके बाद आती हूँ सर। करण जी, किसके सवाल है? मेरा मनोज काका जी से सवाल है कि एक तस्वीर हम देखते हैं अतीक अहमद के कुत्ते के साथ मुलायम सिंह यादव जी की, जो कि हाथ मिलाते हुए, तो वो क्या तस्वीर सच्ची है या एआई से बनाई हुई है? इस पर मैं स्पष्टीकरण आपका चाहता हूं। एक सेकंड दीजिएगा, एक और सवाल ले लीजिए। ऑल्सो हमारे सवाल है आपका? रूलिंग पार्टी प्रदीप जी से कि हमारे जितने भी एज स्टूडेंट्स हमारे जो नीट के पेपर लीक हुए थे, अब ये बहुत सालों से लीक हो रहे हैं, अब आगे क्या ऐसा आप रुकाव करेंगे जिसकी वजह से ये आगे लीक ना हुए? पहले जवाब आप, फिर जवाब प्रदीप जी। देखिए, जिस साथी ने तस्वीर की बात करी, एक तो इस तरह के सवालों का आना नहीं चाहिए। सबको हक है कहीं जाने का, आने का, और श्रद्धेय नेताजी पर कम से कम आज वो नहीं है दुनिया में। इस देश की सरकार ने और मोदी जी की ही सरकार ने देश का सबसे सर्वोच्च दूसरा नागरिक सम्मान दिया था। तस्वीरों की बात करेंगे तो देश के प्रधानमंत्री की और लोगों की क्या क्या तस्वीरें हैं, और इसी अच्छा सुन लीजिए, अरे मेरे जवाब तो सुन लीजिए। और बीजेपी के नेताओं की किस तरह की तस्वीरें और वीडियो आती हैं, ये सबने देखा है। श्रद्धेय नेताजी और हमारे लिए बहुत, वो एक राजनीति का विषय नहीं है, वो हमारे लिए बहुत आदर्श है और पूरे देश और दुनिया के लिए नहीं कर रहा। एक प्रश्न था बस तस्वीर को लेकर, उसको आपने जस्टिफाई कर दिया। प्रदीप भंडारी जी, नीट स्टूडेंट को लेकर सवाल है कि पेपर लीक होते हैं तो बच्चे यकीन कैसे करें? देखिए, मैं आपकी जो भावना है उसका पूरा सम्मान करता हूँ। ये मानता हूं मैं कि ये पूरा जो माफिया है इसने इस बार भी पेपर को लीक किया है। और जैसे कि सरकार ने ये आश्वस्त किया है कि इसके अंदर जो एक अभी भी राधाकृष्ण कमेटी की रिकमेंडेशंस के बावजूद पेपर लीक हुआ है, इसके तह तक जाया जाएगा। सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। आपका भविष्य ही हमारा भविष्य है। हम सब भी एम्पैथेटिक हैं। पॉलिटिशियंस बाद में हैं, इस देश के नागरिक पहले हैं। आप लोगों की जो आकांक्षा है उसको पूरा करने की हमारी जिम्मेदारी है। मैं इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं करूंगा। जो आने वाला एग्जाम है उसको जरूर विदाउट लीक किया जाएगा, आप आश्वस्त रहिए। और कुछ हुआ वो गलत हुआ, जिम्मेदारी हमारी है। अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्ण रस्तोगी है और मेरा सवाल भी प्रदीप भंडारी जी से है कि सर, एक यूथ होने के नाते मेरे सवाल है, अब यूपी में इलेक्शंस आ रहे हैं, यूपी में अनएम्प्लॉय रेट बढ़ता जा रहा है। अर्बन एरियाज में 13% से ज़्यादा और रूरल एरिया में 8% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है। यूथ माइग्रेट कर रहे हैं, मतलब ऐसी क्या फैसिलिटीज़ हैं जो उन्हें यहाँ नहीं मिल पा रही हैं, वो बाहर जाके उन्हें वो फैसिलिटीज़ लेनी पड़ रही हैं? अनएम्प्लॉयमेंट सवाल है। देखिए, अगर मैं डेटा की सिर्फ आपसे बात करूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 सालों के अंदर जितना रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो पिछले किसी भी सरकार के 5 साल में नहीं हुआ है। अगर मैं सिर्फ डेटा की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 से 8 सालों में जितने नए स्टार्टअप्स खुले हैं उतने पिछले इतने सालों में नहीं खुले हैं। इनफैक्ट डेटा ये कॉन्ट्ररी ये सजेस्ट करता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश का युवा है वो और ज्यादा अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अपने स्टार्टअप, अपने रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपने प्लांट लगा रहे हैं। बात करी माइग्रेशन की तो 2 तरीके से, एक स्वाभाविक है कि एक हिस्टोरिकल माइग्रेशन उत्तर प्रदेश और बिहार से होता हुआ आया है, उसकी रेट धीरे धीरे कम होगी, एकदम से नहीं कम होगी। परंतु आपको यह कहना कि डिस्ट्रेस माइग्रेशन हो रहा है वो अब कम हो गया है। अगला सवाल। तो मेरा सवाल भी प्रदीप भंडारी जी से है। तो अभी हाल ही में बहुत तेज तूफान आया था बरेली में, प्रयागराज में और कई अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, और जो हवा का रफ्तार थी वो थी 100 to 130 किलोमीटर पर आवर। तो क्या ये पहले वेदर रिपोर्ट्स निकाले नहीं गए? क्या फॉरकास्ट जो है वो लोगों को बताया नहीं गया? क्यों उन्हें रेस्क्यू नहीं किया गया? अराउंड 100 to 130 पीपल, अराउंड आपका 150 तक के लोगों की मौत हुई है, कई लोग पीड़ित हुए हैं, कई लोगों के घर बर्बाद हुए हैं। क्यों लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया? ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद जवाब प्रदीप जी दे दीजिएगा। ये लीजिए भाई। मेरा सवाल भी मेरा सवाल भी मिस्टर प्रदीप भंडारी जी से, अगर सरकार हमारे लिए सच में कुछ कर रही होती तो ये जो नीट पेपर स्कैम हुआ है और भी इश्यूज हैं ये होते ही नहीं। हम युवाओं से वोट मांगने से पहले सरकार क्या कर रही है हमारे लिए? एक और सवाल। मेरा सवाल रूलिंग पार्टी से ये है, आप किसी को भी नहीं पता होगा इस समय जो महंगाई की आप डीजल पर कर रहे हो और उसके पीछे लड़ाई कर रहे हो, जो स्कैम टोल टैक्स पे चल रहा है और ख़ासकर पूरे यूपी में,
इतना टोल टैक्स पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है, किसी भी स्टेट में, जितना यूपी में है। नितिन गडकरी जी ने आए थे, कह के गए थे कि 60 किलोमीटर के अंदर हमारी कोई भी टोल टैक्स नहीं होगा, मतलब एक टोल टैक्स के बीच में से दूसरे टोल टैक्स की दूरी 60 किलोमीटर होगी। एक यूपी ऐसा स्टेट है जिसने हर एक 60 किलोमीटर पे अपना अपना टोल टैक्स लगा दिया है। ठीक है, जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी। देखिए, एक एक कर मैं जवाब देना चाहता हूं। पहली बार आपने बात करी कि जो बरेली के अंदर स्टॉर्म हुआ, कई वेदर इवेंट्स होते हैं जो ब्लैक स्वान वेदर इवेंट्स कहे जाते हैं, जिसमें आप प्रोजेक्ट करते हो कि विंड स्पीड जो है 50 तक होगी, वो 100 के ऊपर होती है। तो ये एक साइंस है, साइंस के अंदर एक प्रोबेबिलिटी असाइन की जाती है और कई बार वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने मुझसे बात करी कि भाई युवा क्यों ट्रस्ट करे। भाई हमारी सरकार ने, भले वो एंटरप्रेन्योरशिप के अफसर हो गए, भले वो प्राइवेट के अंदर रोजगार के अफसर हो गए, हम यूथ फर्स्ट है। पेपर लीक के इसमें पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, पर आपको एक ट्रेंड पता होना चाहिए एजुकेशन सेक्टर का। 2004 के अंदर पीएमटी लीक हुआ, 6 के अंदर सीबीएसई लीक हुआ, 7 में AIEEE लीक हुआ, 8 के अंदर 12 के अंदर एम्स का पेपर लीक हुआ। तो ये हमेशा से चला रहा है, देयर इज अ लार्जर माफिया। उसी को हटाने के लिए हम लोग ने एनटीए बताई थी और ये एनटीए की रिकमेंडेशन हर पार्लियामेंट्री कमेटी ने दी थी। उसके बावजूद अगर एक और माफिया जो है उसने एनटीए तक के अंदर लीक किया है, तो इसकी हम जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी गुनहगार होगा, हमने कुछ लोगों को पकड़ा भी है, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको पकड़ा है। तो आपको थोड़ा सा सिस्टमैटिक इस फेलियर को ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा, पर हमारा इंटेंशन जरूर ठीक करने का, या आश्वस्त रहिए। टोल टैक्स माफिया का देखिए, टोल टैक्स में आप एविडेंसेस दे दीजिए, क्योंकि ये आपका एक खुद के एक्सपीरियंस के बेस्ड है। अगर आपके पास कोई पेपर है तो मैं आगे उचित अधिकारी को पहुंचा दूंगा। सवाल करें सर। मेरा सवाल भी भंडारी जी से है। मैं बहुत स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि जैसे कि ये अभी डिबेट चल रही है कि 2027 की रेस में कौन आगे आएगा या क्या डर है, तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कैसे कह सकते हैं कि आप ही आएंगे? आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप ही आएंगे? हमें माइक दे दीजिए प्लीज, अभी पहले दे दीजिए, पहले जवाब आने दीजिए। बोले प्रदीप जी। देखिए, हम इसलिए आश्वस्त है कि उत्तर प्रदेश की जनता हमें चुनेगी, क्योंकि हमने काम किया है और हम जनता के बीच में रहते हैं। भले उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय हुआ करता था जब बहन और बेटी घर के बाहर नहीं निकल सकती थी। आज उसको पता है कि अगर कोई गुंडा उसको छेड़छाड़ करेगा, उसकी FIR दर्ज होगी और तुरंत उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। आज हम इसलिए कॉन्फिडेंट है कि उत्तर प्रदेश का जो पहले विकास दर 5 या 6% होता था, आज 11% पहुंच चुका है। आज इसलिए हम कॉन्फिडेंट है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा इंडस्ट्री लग रही है। लेकिन माफियाओं में भी आप दो आंख करते हैं, तो आरोप है समाजवादी पार्टी का। मुझे बताइए, विकास दुबे कौन ये था? माफिया, आप उन्हीं माफियाओं को ट्रीट करते हैं जिनके स्पेसिफिक सरनेम होते हैं, जिनके स्पेसिफिक धर्म होता है। विकास दुबे कौन से धर्म से था? अभी उत्तर प्रदेश के टॉप 10 के माफिया किस ये धर्म इनको से हैं, आप चाहिए। बताओ। देखिए, ये अभी हाई कोर्ट का एक वो आया है कि सबसे ज्यादा सलाह लेके किस जाति के माफिया के एक्सपर्ट है। ये माफियाओं को संरक्षण देते हैं, हमें उसमें कोई राजनीतिक लाभ नहीं होता है। अगर इनको कोई माफियाओं की लिस्ट दे दीजिए, उनका भी हम इलाज कर देंगे, आपके जैसे घबराएंगे नहीं। मैं कह रहा हूं चलेगा, बुलडोजर चलेगा। अब जब बुलडोजर चलता है, यही सामने क्यों आते हैं भैया? जब बुलडोजर चलता है, यही सामने क्यों आते हैं? मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी क्या एक माफिया था कि नहीं था? बचाने कौन आया? ये आए। अतीक अहमद एक माफिया था कि नहीं था? बचाने कौन आया? ये आए। ये वोट बैंक के लिए माफिया को बचाते हैं और आज शर्म की बात है माफियाओं का नाम तो पूछो इनसे। करने वाले सबसे ज्यादा माफिया, सबसे ज्यादा मनोज काका जी, हाईवे पर भी मनोज काका जी काम करने वाला बीजेपी के लोग, सबसे बड़ा गुंडा है भैया। बीजेपी के लोग। अच्छा, रुक जाए सर, एक साथ ना बोले, एक साथ ना बोले। करण वर्मा जी, उत्तर प्रदेश की सियासत, जैसा अभी शादाब जी ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया, मनोज काका जी ने इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया, कहां घूमती हुई नजर आ रही है, क्या मुद्दे बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, आप लोग सब देखिए, सपा की कैंपेन कितनी शानदार शुरुआत है। एक राजकुमार भाटी है, उन्होंने ब्राह्मणों को क्या किया, उनके साथ जो बात भाषा बोली। एक मिनट, अरे मेरी बात, अरे भाई सुनने बोल ले मनोज जी, मुझे बोलने दीजिए। अरे आप बोल रहे, बीच में नहीं बोल रहे मनोज काका जी। अरे भाई, मनोज ये काका कैसी जी, बात है? मनोज जी मान ली बात आपकी, बीच में बोलना गलत बात, बीच में बोलना गलत बात, बीच में बोलना गलत बात। बोले राजकुमार भाटी जी ने तो कल्याण कर दिया ब्राह्मणों के बारे में बोल के। आज हमारे मनोज काका जी ने बोल दिया माइनॉरिटी को भाई वोट बैंक नहीं है। अभी अनुराग भदौड़िया बाकी हैं। अरे भाई, क्या तरीका है ये बीच में बोलने का? ये मनोज काका जी, क्या तरीका है? बात ही नहीं करते हैं। मनोज काका जी, मनोज काका जी, उनको ऐसे क्या दृष्टिकोण? मनोज काका जी, मैं देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ कि आपके प्रवक्ता ने कुछ ऐसा बोला है जिससे आप लोगों को तकलीफ होती है। आप रुक जाए थोड़ा प्लीज, बौखला गए हैं, बोले प्लीज रुक जाए, बोले भारतीय जनता अरे रुक जाए मनोज काका जी, कहे हुए शब्द नहीं वापस आते।
अरे आप जैसे डाइवर्ट लोग सब- करना जानते हैं आप अभी अच्छे मैं से। ये कह रहा हूं, बेकार अनुराग भदौड़िया जी बदनाम है। अभी अनुराग भदौड़िया जी का मुंह खोलना बाकी है। सोचिए जरा इनकी कितनी शानदार कैंपेन चल रही है। तो जो हमारे महोदय बोल रहे थे, इन्होंने तो जो काम अच्छे किए हैं वो किए हैं। दूसरी तरफ देखिए जरा कंपटीशन किनसे है। जो वली उल्लाह खान के लिए बेल मांगने पहुंच जाते थे, कोर्ट कहता था आज बेल लेने वापस करने आए हो, कल को क्या इनके लिए पद्मश्री लेने आओगे? ये है वो लोग। ये सब पीआर का है, कोर्ट के वर्ड्स हैं, कोर्ट के वर्ड्स हैं। पोषित स्वघोषित अच्छा, प्रवक्ता आप हैं, एक्सपोज वो कर लेके आते दीजिए। हैं। एक्सपोज आप इस देश करते में नहीं है, क्या पीआर न्यायालय पीआर कह के चले जाते हैं। चलिए, इतना ही वक्त था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।